Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियोस लाती रहूं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम स्टार्ट करते हैं समन्स एंड डिस्कवरी विच विल बी रेड विद ऑर्डर 5 एंड ऑर्डर 11। ठीक है, ऑर्डर 5 में समन्स है एंड डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन जो दिया गया है वो ऑर्डर 11 में दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम सेक्शंस कवर कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 27 बताता है समन्स टू डिफेंडेंट्स, यानी कि डिफेंडेंट को समन दिए जाएंगे। किस चीज़ का समन दिया जा रहा है? दिया जा रहा है समन जो कि प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट करा है उसका। तो समन जो है मे बी इशूड टू डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड ऐसे मैनर में दिए जाएंगे जैसा कि ऑर्डर 5 में प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, ऑर्डर 5 रूल 1 इवन टाइमिंग भी प्रिस्क्राइब करता है, तो नॉट बियॉन्ड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो जिस दिन इंस्टीट्यूट करा गया था केस, उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर ये जो समन है वो सर्व हो जाने चाहिए डिफेंडेंट को। इसके बाद सेक्शन नंबर 28 बताता है सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स इन अनदर स्टेट। जब दूसरी कोई स्टेट में यहाँ पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है तो सर्विस ऑफ समन कैसे होगी? तो समन जो है वो सर्व किए जाएंगे इन अनदर स्टेट टू सच कोर्ट। तो इसे बेसिकली ऑर्डर 5 रूल नंबर 21 के साथ हमें पढ़ना चाहिए। सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि जिस कोर्ट को समन भेजे गए हैं प्रोसीड करने के लिए, डिफेंडेंट को देने के लिए, तो वो उसी मैनर में यहाँ पर इशू करेगा, समन उसी मैनर में जारी करेगा जैसे कि जिस कोर्ट ने वो समन इशू करे हैं उसी मैनर में। ठीक है, एंड वो रिटर्न करेगा ऐसे समन्स को उस कोर्ट को जिसने इशू करे हैं। टुगेदर विद दैट वो रिकॉर्ड ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स भी देगा कि बताएगा कि डिफेंडेंट को समन सर्व कर दिए हैं या नहीं किए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो क्या रीज़न था और वो सब। सबसेक्शन 3 लैंग्वेज का प्रॉब्लम बताता है कि जहाँ पर समन जो कि सेंड करे गए हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पर कुछ जो है डिफरेंट लैंग्वेज है, तो ट्रांसलेशन ऑफ द रिकॉर्ड हो सकता है। जहाँ पे पहली चीज़ होगी कि इन हिंदी ट्रांसलेशन हो सकता है, जहाँ जिस कोर्ट ने समन इशू करा है उसकी लैंग्वेज हिंदी है तो, या फिर ट्रांसलेशन हिंदी या इंग्लिश में हो सकता है जहाँ पर लैंग्वेज ऑफ सच रिकॉर्ड इज़ अदर दैन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई है तो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ रिकॉर्ड हो सकता है। शैल ऑल्सो बी सेंड टुगेदर विद रिकॉर्ड सेंड अंडर दैट सबसेक्शन। उसके बाद सेक्शन नंबर 29 बताता है सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। फॉरेन समन की सर्विस कैसे करी जाएगी? तो समन या फिर अदर जो प्रोसेस इशू किया है बाय सिविल या फिर रेवेन्यू कोड द्वारा इशू किया गया है, जिस पर इस कोड के प्रोविज़न अप्लाई नहीं होते हैं या फिर इस्टेब्लिश या कंटिन्यू किया गया है आउटसाइड इंडिया बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर who is situated outside India to which central government declared the provision of this section to apply। मतलब उस पर ये अप्लाई होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है तो ऐसे सर्व किया जाएगा समन जैसे कि उन्हीं कोर्ट ने इशू किया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 30 इन जनरल बात करता है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। बेसिकली ये सेक्शन ऑर्डर 11 में ही डील किया गया है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर कोर्ट जो है किसी भी समय या तो खुद के मोशन पर सो मोटो या फिर यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी की उस पर ऑर्डर कर सकता है। अगर कोर्ट को रीज़नेबल या नेसेसरी लगता है तो ऑर्डर कर सकता है कि डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटरोगेटरीज होनी चाहिए, एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए एंड फैक्ट्स होना चाहिए, या फिर यहाँ पर ऑर्डर कर सकता है डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर मटीरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिबल एज एविडेंस। उसके बाद जो सेकंड थिंग है, यहाँ पर कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है समन्स उन लोगों को जिनको अटेंडेंस मतलब जिनका अटेंडेंस जो है प्रोक्योर करवाना है कोर्ट के सामने, ईदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर सच ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड थिंग ये है कि ऑर्डर जो कोर्ट जो ऑर्डर दे सकता है कि
कोई भी फैक्ट जो है वो एफिडेविट के द्वारा प्रूफ करा जाना चाहिए, तो फिर वहाँ पे एफिडेविट लगेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 31 बताता है, 31 के अंदर लिखा गया है कि समन्स टू विटनेस, विटनेस को समन किया जा सकता है। तो सेक्शन नंबर 27 में या 28 में या 29 में यहाँ पर विटनेसेस को समन किया जा सकता है एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद सेक्शन नंबर 32 बात करता है पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट। अगर यहाँ पर उन्होंने काम नहीं किया, यानी कि जो कोर्ट ने बोला था, कंपेल किया था अटेंडेंस प्रोक्योर करवाने के लिए, उसने कोर्ट ने जो है ऑर्डर दिया था, बट ऐसे पर्सन जो हैं वो नहीं आए हैं अंडर सेक्शन 30, तो कोर्ट हैज़ पावर टू, पहली बात, इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट, या फिर दूसरा अटैच या सेल हिज प्रॉपर्टी, तीसरा इम्पोज अ फाइन अपॉन हिम जो कि 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। फोर्थ थिंग कि कोर्ट ऑर्डर कर सकती है उसे फर्निश करने के लिए सिक्योरिटी वगैरह कि ताकि वो आ जाए अपीयरेंस के लिए, एंड इन डिफ़ॉल्ट अगर वो नहीं करता है ये सब तो कोर्ट उसे कमिट भी कर सकती है, प्रिजन में भी डाल सकती है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 33 विच मस्ट बी रेड विद ऑर्डर नंबर 20 जो कि बताता है जजमेंट एंड डिक्री। ठीक है, 33 बताता है जजमेंट एंड डिक्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 20। ठीक है, द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड, ठीक है, केस सुन लिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो यहाँ पर जजमेंट जो है प्रोनाउंस करेगा कोर्ट। ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शेल फॉलो, यानी कि उस जजमेंट के बाद फिर एक डिक्री निकाली जाएगी, तो डिक्री पे जो डेट होगी वो जजमेंट की डेट होगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 34 बताता है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉस्ट जो कि ऑर्डर 20 ए में दिया है। ठीक है, तो जो यहाँ सेक्शन 34 है वो इंटरेस्ट बताता है। इंटरेस्ट का सबसेक्शन 1 ये बताता है कि जो डिक्री है पेमेंट ऑफ मनी की जो डिक्री है, यहाँ पर कोर्ट जो है वो ऐसी डिक्री के अंदर इंटरेस्ट वगैरह भी, इंटरेस्ट की रेट जो होगी वो कोर्ट डिसाइड करेगा। जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो सम एडजस्ट करा है कोर्ट ने डिक्री के अंदर, उस पर इंटरेस्ट वगैरह लगाया जा सकता है। और ये जो इंटरेस्ट है वो लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट टू डेट ऑफ द डिक्री। और ये जो इंटरेस्ट होगा वो होगा इंटरेस्ट इन एडिशन टू दी इंटरेस्ट जो कि एडजस्ट करा है डिक्री के अंदर जो दिया गया है, जो कि इंटरेस्ट होगा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जब किया गया था उससे पहले वाला पीरियड के अंदर जो भी इंटरेस्ट वगैरह लगा वो ये होगा। ठीक है, लेकिन इसकी रेट जो है वो फिक्स है कि 6% पर एनम से तो ज़्यादा नहीं होगी, यहाँ पे लिखा है ये। और सबसेक्शन 2 ये क्लियर कर देता है कि जहाँ पर कोर्ट ने डिक्री जब करी थी तो वहाँ पर ऐसा कोई फर्दर इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं लिखी है, तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने जो है वो इंटरेस्ट वगैरह को रिफ्यूज़ कर दिया है, हटा दिया है, माफ़ कर दिया है, ये जो भी समझो तुम, तो अब उसके लिए कोई सेपरेट सूट लाया नहीं जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉस्ट, ऑर्डर 20A के साथ वैसे पढ़ते हैं इसको। सेक्शन नंबर 35 कॉस्ट के बारे में डील करता है। तो सबसेक्शन 1 ये क्लियर कर देता है कि ये डिस्क्रिशन रहेगा कोर्ट का कि वो कॉस्ट वगैरह है कितना लगाती है केस को देखते हुए, और कोर्ट बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये डिटरमाइन करने में, और कोर्ट ये कर सकती है कि कहाँ से, किस प्रॉपर्टी से और कितने अमाउंट तक का कॉस्ट जो है वो पे करवाना है, निकलवाना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये बोली गई है कि कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है सूट ट्राई करने का, उस पर भी ये इवन बार नहीं है कि वो ऐसी ये जो कॉस्ट लगाने की जो पावर है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो बेसिकली वो भी कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है ट्राई करने का सूट को, वो भी यहाँ पर ऐसी पावर एक्सरसाइज कर सकता है। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि जहाँ पर कोर्ट ने जो है कॉस्ट वगैरह डायरेक्ट नहीं करी है तो उसका रीज़न इन राइटिंग यहाँ पर कोर्ट देगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 35A जो कि बताता है कंपनसेटरी कॉस्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वैक्शियस क्लेम्स और डिफेंसेस। सेक्शन 1 ये बात करता है कि इफ़ एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग एन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जिसमें अपील या फिर रिवीजन की प्रोसीडिंग इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा कोई भी पार्टी ऑब्जेक्ट करती है टू द क्लेम और डिफेंस ऑन द ग्राउंड क्या है कि फॉल्स या वैक्शियस क्लेम या डिफेंस किया गया है, ठीक है, एज अगेंस्ट द ऑब्जेक्टर।
ठीक है, ये किसके अगेंस्ट किया जा रहा है, एज अगेंस्ट द ऑब्जेक्टर। एंड फिर बाद में ये क्लेम या डिफेंस अगर डिसअलाउ कर दिया, अबेंडन कर दिया या फिर विड्रॉ कर लिया गया इन होल या फिर इन पार्ट, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट को जो ठीक लगता है वो ये करेगा कि रिकॉर्ड करेगा रीजंस फॉर होल्डिंग सच क्लेम और डिफेंस टू बी फॉल्स और वैक्शियस, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो, और ऑर्डर देगा फॉर द पेमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पेमेंट का ऑर्डर देगा और यहाँ पर कॉस्ट इम्पोज कर देगा बाय वे ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, सबसेक्शन 2 ये बात करता है कि कोई भी जो कोर्ट है वो ऑर्डर नहीं देगा फॉर द पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 3000 रुपीज़, तो 3000 से ज़्यादा का अमाउंट यहाँ है जो ऑर्डर नहीं किया जाएगा, और एक्सीडिंग इट्स पिक्यूनरी लिमिट्स। ठीक है, तो कोर्ट की पिक्यूनरी लिमिट पर्टिकुलरली कितनी है, उससे ज़्यादा नहीं या फिर 3000 से ज़्यादा नहीं, विच एवर अमाउंट इज़ लेस, यहाँ पर वो ऑर्डर किया जाएगा बाय द कोर्ट। उसके बाद सेक्शन नंबर 35B जो है वो बताता है कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेट्स फिनिश इट हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।